उसके अंदर घुसते ही कई अफराद ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। इस खबीस की आंखों पर स्याह ऐनक मुड़ी हुई होने की वजह से मुझे यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ देख रहा था। मैंने अपनी जगह बैठे बैठे हाथ लहराया। गनीमत हुआ कि उसने देख लिया और सर की खफीफ सी जुम्बिश से जवाबी इशारा करके काउंटर की तरफ चला गया। मुझे शुबा हुआ कि शायद उसने मुझे नहीं देखा। देख लिया होता तो वह बाहर रुकने के बजाय हमारे केबिन की तरफ आता। उसके तेवरों से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो काउंटर वाले से ही बात करके वापस लौट जाएगा। वो शायद यहाँ अपनी रुनमाई के लिए आया है, गजाला ने धीमी आवाज में कहा। हमें उसके पीछे निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पहले ही अपनी जेब टटोल रहा था और होटल से उठने का इरादा कर चुका था। मैंने उसे कहा, तुम उसके पीछे चलो, मैं बिल अदा करके आता हूँ। बिंगू हाथ लहराकर होटल से फुटपाथ पर उतर गया। गजाला किसी उजलत का मुजाहिरा किए बगैर हमवार रफ्तार से होटल से निकलती चली गई। मैं काउंटर पर रुक गया। शायद किसी को अंदाजा नहीं हो सका था कि बिंगू की आमद और रवानगी से हमारा कोई ताल्लुक था। मैं होटल से निकलकर दाहिनी तरफ हो लिया। इस वक्त तक बाजार की रौनक अपने शबाब पर आ चुकी थी। इस भीड़ में दराज कामत बिंगू नुमाया नजर आ रहा था। गजाला उससे चंद कदम पीछे चल रही थी। मैंने अपनी रफ्तार कदरे तेज कर दी, फिर दरमियान से गजाला को अपने साथ लेता हुआ बिंगू के पहलू में पहुंच गया। गुड, बस यूं ही मेरे साथ चले आओ, बिंगू ने फौरन कहा। वो भीड़ में चलने के बावजूद अपने गिरदो पेश से पूरी तरह बाखबर था। मजीद कुछ दूर चलने के बाद वो एक करीबी गली में मुड़कर एक साफ सुथरी और मुकफ्फिल गाड़ी के करीब रुक गया, जो पिछली बार मुझे उसकी तहवील में नजर नहीं आई थी। उसने अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर में बैठ गया। गजाला पीछे सवार होगी। गाड़ी का इंजन बेदार हुआ और वह आगे चल पड़ी। हमारा होटल में मिलना मुनासिब नहीं था। अच्छा हुआ कि तुमने मेरा इशारा समझ लिया, वरना मुश्किल हो जाती। वहां कोतवाल के 2 टाउट बैठे हुए थे। गाड़ी की हरकत में आने के साथ बिंगू की जुबान चल पड़ी। ये साले बहुत हरामी और काया होते हैं। इन्हें मालूम है कि मैं पुलिस से बच बचा कर कुछ हेर फेर करता रहता हूँ। तुम दोनों को मेरा गाहक समझकर जबरदस्ती 1500 रुपए ले मरते। इन्हें देखकर मैंने तुमसे मिलने का प्रोग्राम तब्दील कर दिया था। मैंने उसे ये जताना जरूरी नहीं समझा कि उससे मिलना हमारी मजबूरी थी। वो अगर पुलिस के टाउटों को देखकर बगटुट दौड़ पड़ता तो उस तक पहुंचने के लिए हम भी दौड़ लगाने पर मजबूर हो जाते। मैं बुर्दबारी के साथ सर हिलाकर बोला, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ गायब थे। वो मेरे अपने धंधे थे, तुम अपने काम से काम रखो। उसने साफ गोई से काम लेते हुए मुझे कोरा जवाब दे दिया। हमारा फौरी तौर पर वापसी का इरादा है। इसी सिलसिले में तुम्हारी तलाश थी, मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। वो सोच में पड़ गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो सड़क पर नजरें जमाए हुए था। आखिर उसने जुबान खोली, इस काम में 2-4 दिन लगेंगे। परसों मेरी गाड़ी माल समेत पकड़ी गई थी। मैं इसी को छुड़ाने के चक्कर में लगा हुआ था। अब मैंने बहुत जोर लगाया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से कल तक पीछा छूट सकेगा। वो एक नई और बुरी खबर थी। मैंने कदरे हैरत से पूछा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तो कश्मीर में होती है, तुम अपनी गाड़ी में वहां कैसे पहुंच गए? कश्मीर में इनके लिए बहुत काम है, लेकिन इनके कुछ दस्ते मशरकी पंजाब में भी हैं। गाड़ी में 2-2.5 लाख का माल लदा हुआ है। मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ। यह कैसे हुआ कि गाड़ी पकड़ी गई और तुम आज़ाद हो? मेरे लिए सरहदी स्मगलिंग का वो वाकया नया था। मैं गाड़ी समेत पकड़ा गया था। 10,000 देकर निकला हूँ। गाड़ी का मामला तय नहीं हुआ तो BSF वाले अपने रिकॉर्ड में ये दिखा देंगे कि स्मगलर जबरदस्त फायरिंग के बाद रात के अंधेरे में गाड़ी छोड़कर भाग गया। तुम इतनी मालदार असामी नहीं हो, फिर तुम्हारे पास 2-2.5 लाख का माल कहाँ से आ गया? पीछे से गजाला ने चुपता हुआ सवाल किया। वो मेरा नहीं, पार्टी का माल है। जो नुकसान होगा वो पार्टी के सर जाएगा। फिर इस बारे में तुम क्यों परेशान हो? मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए पूछा। इस वक्त हमारे मसले का हल उसकी परेशानी से मुंसलिक होकर रह गया था। मैं न चाहते हुए भी उसके मुजरमाना मसाइल में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। इस धंधे का बुनियादी असूल है, पकड़े जाने वाले माल पर किसी का कोई दावा नहीं होता। बात नहीं बनती तो समझो कि पार्टी का माल गया। मेरी पिकअप गई। अपनी रिहाई के लिए 10,000 पल्ले से देने पड़े। इससे मेरी साख खराब होगी, आगे काम मिलना बंद हो जाएगा, मैं भूखों मर जाऊंगा। BSF से तुम्हारी क्या सौदेबाजी चल रही है? मैंने दरियाफ्त किया। वो 25,000 मांग रहे हैं, पार्टी 20,000 पर अटक गई है। दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। 5,000 अपनी गिरा से डाल दो। तुम्हारी पिकअप किसी तरह 60-70,000 से कम की नहीं होगी। समझ लेना कि 5,000 उसके दे दिए। अपनी रिहाई के 10,000 मैंने कर्ज उधार लेकर पूरे किए हैं। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। मेरी जेब में जरा सी भी गुंजाइश होती तो मैं अब तक ये किस्सा साफ कर चुका होता। वो एक गहरा सांस लेकर हसरत ज़दा लहजे में बोला, तुम ये बताओ कि किस होटल में ठहरे हुए हो? शायद तुमने ग्रांड होटल का नाम बताया था। मैं तुम्हें वहां उतार देता हूँ, तुम आराम करो। मैं कोई जुगाड़ करता हूँ।
तुम्हें पहुंचाने के बाद मास्टर से जो माल मिलेगा मैं इसमें से अपना कर्जा अदा कर दूंगा। मैंने जरा सी देर के लिए खामोशी इख्तियार करके उसके कहे हुए अल्फाज अपने ज़हन में घुमाए और उस नतीजे पर पहुंचा कि मास्टर का लक़ब उसने जलाल के लिए इस्तेमाल किया था। हमें लाहौर के मुजाफात से अमृतसर तक पहुंचाने का मुआवजा उसे जलाल से मिला था, इसलिए वो ये बात फर्ज कर चुका था कि हमें वापस पहुंचाने का मुआवजा उसे काम की तकमील होने पर पाकिस्तानी सरजमीन पर अदा किया जाएगा। तीसरी और अहम बात यह थी कि वो ग्रांड होटल को हमारी आर्जी क़यामगाह समझ बैठा था, जबकि मैं इस इमारत के कुर्बो जवार में जाने का भी रवादार नहीं था। हम होटल छोड़ चुके हैं। हमसे कुछ देर के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो हमें भैंसों वाले बाड़े में या किसी और ठिकाने पर पहुंचा दो। इस ठिकाने पर भैंसों के गोबर की तेज बदबू वाकई कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। उसने मेरे इस्तिजाइया तबसरे का बुरा मनाए बगैर कहा। अपनी कश्मीरी रखेल भी है, उसका घर बहुत साफ सुथरा है, मगर जब से मुफलिसी ने मेरा घर देखा है मेरी रानी ने मुझे मुंह लगाना छोड़ दिया है। तुमको पुराने ठिकाने पर ही चलना होगा। इस वक्त अमृतसर में हमें किसी महफूज ठिकाने की शदीद तरीन जरूरत थी। इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं हर समझौता कर सकता था। उसी तरफ रुख मोड़ लो, वहाँ बैठकर हम ज्यादा सहूलत के साथ बात कर सकेंगे। मैंने उससे खुलकर कोई बात नहीं की। उससे होने वाली पिछली मुलाकात में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वह बहुत हरीस और लालची शख्स था। अपनी शाह खर्चियां पूरी करने के लिए उसे हर वक्त पैसे की जरूरत रहती थी। मैं खुलकर उससे बात करता तो अपना तमाम खसारा पूरा करने के लिए मुझे लंबा चूना लगा सकता था। जलाल उसका मुस्तकिल गाहक था। बिंगू उसका लिहाज करता था और शायद उससे दबता भी था। उसे याद रखना चाहिए था कि मुझसे होने वाले लेन देन का फाइनल हिसाब जलाल ही करेगा। तुम दिल्ली से यहाँ सुबह ही को पहुंचे होगे, वहां से किस वक्त चले थे? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद बिंगू ने पूछा। वो एक नाजुक सवाल था। मैंने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में सोचा और फैसला करते हुए कहा, वहां से हम परसों निकले थे, मगर रास्ते में अंबाला में रुक गए थे। सुबह की ट्रेन से यहाँ पहुंचे। तुम ग्रांड होटल में कमरा ले चुके हो, वो एक रात का किराया लेते हैं। तुम आराम से वहां रह सकते थे, इधर क्यों नहीं जा रहे? इस बार बिंगू जैसे काबिले एतमाद आदमी से झूठ बोलना मुनासिब नहीं था। वो अमृतसर का पुराना शहरी था, लोगों से उसके रवाबत बहुत वसी थी। वो जरा सी कोशिश करके ग्रांड होटल के अमले से हमारा सारा कच्चा चिट्ठा मालूम कर सकता था। मैंने कहा बस एक चूक हो गई जिसकी वजह से वहां लौटना मुनासिब नहीं है। यहाँ आते हुए हमें कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन वापसी में हमें एहतियात से काम लेकर अपनी शनाख्त छुपानी थी ताकि किसी को यह पता न चल सके कि हम अमृतसर से गुजरे हैं। सफर की थकान में यह बात मेरे दिमाग से निकल गई और हमने होटल वालों को अपने पासपोर्ट दिखा दिए। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो मैंने बौखला कर होटल छोड़ दिया। काम में कच्चे हो, उसने मुरब्बियाना अंदाज में कहा। तुम्हारा नाम और पासपोर्ट नंबर होटल के रजिस्टर पर आ गया है। अब तुम वहां रहो या ना रहो, ये बात मालूम की जा सकती है कि तुम अमृतसर आए थे। ऐसे कामों में बहुत समझ और होशियारी की जरूरत होती है, वरना नानी याद आ जाती है। मैं फिदवियाना अंदाज में हंस कर रह गया। बस होने वाली बात थी जो हो गई। मैंने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि ग्रांड होटल में कयाम के बाद मेरी सोच में अचानक तब्दीली रूनमा हुई थी और मुझे राह की किसी इश्तिहारी मुहिम के नतीजे में अपने पकड़े जाने का खतरा सामने नजर आने लगा था। मेरे ख्वाहिश ग्रांड होटल के रिकॉर्ड पर जरूर बाकी रह गए थे, लेकिन वहां से भाग निकलने के बाद मैं बेखबरी में गिरफ्तारी के किसी खौफनाक खतरे से महफूज हो चुका था। मेरे लिए वो इत्मीनान ही काफी था। तुम चाहो तो मैं होटल के रजिस्टर से तुम्हारा नाम उड़वा सकता हूँ, बिंगू ने सोचते हुए कहा। यह बहुत बड़ा काम होगा, मेरे सर पर से एक बोझ उतर जाएगा, मैंने खुश होकर जवाब दिया। मगर होटल से मिलने वाली आधी रकम मेरी होगी? उसने शर्त आयद कर दी और पूछा, तुमने वहां कितने पैसे जमा कराए थे? 3000। मैंने बेयकीनी से कहा, यह कैसे हो सकता है कि नाम उड़ाने के साथ वो तुम्हें आधी रकम भी लौटा दें? होटल वालों को अपने किराए पर भारी टैक्स देना पड़ता है। ग्रांड होटल में मेरे जानने वाले हैं। तुम्हें छोड़ने के बाद मैं होटल जाकर बुकिंग कैंसिल करा दूंगा। आधी रकम मुझे मिल जाएगी, आधी होटल वालों की जेब में चली जाएगी। रजिस्टर पर तुम्हारे नाम और पासपोर्ट वगैरह पर सफेदा फेर दिया जाएगा। इस पर वो किसी नए गाहक का नाम चढ़ा लेंगे। होटलों के रिकॉर्ड में ऐसी भूल चूक और गलतियां चलती रहती हैं। फौरी तौर पर मुझे उसकी तजवीज़ हर एतबार से बेदाग और काबिल अमल नजर आई। होटल के रिकॉर्ड में हेर फेर के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करके होटल वाले एक जुर्म में मुलविस हो जाते। मेरा और गजाला का नाम मंजर आम पर आने के बाद इन्हें याद आता कि हम दोनों उनके होटल में कुछ देर तक कयाम के बाद खामोशी से फरार हो गए थे, तो उनके हाथ पैर कट चुके होते। होटल के रिकॉर्ड में मुश्तबा अंदाज में रद्दो बदल करके वो शरीक जुर्म हो चुके होते। अपनी गर्दन बचाने के लिए वो भूल कर भी ये बात अपनी जुबानों पर ना लाते कि भारतीय सरकार को मतलूब पाकिस्तानी दहशतगर्द जोड़ा उनके होटल में भी देखा गया था। मेरी वो खुश उम्मीदी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। बिंगू की तजवीज़ की पुरजोर तायद करने से पहले ही मुझे उस तजवीज़ का तारीक तरीन पहलू नजर आ गया। इस वक्त की सूरत हाल यूं की तूं बरकरार रहती तो सिर्फ एक खतरा था
ये बात हर तरफ फैल जाती कि हम दोनों ग्रांड होटल गए थे, लेकिन इसके बाद कहाँ गायब हो गए, ये सुराग किसी को नहीं मिल सकता था। बिंगू की तजवीज़ पर अमल करने के बाद सूरत-ए-हाल बिल्कुल बरअक्स हो जाती। होटल से बाहर किसी को इल्म न हो पाता कि हमने कुछ देर के लिए वहां पनाह ली थी, मगर होटल वालों को यह मालूम हो जाता कि बिंगू हमारे साथ मिला हुआ था। होटल छोड़ देने के बाद भी हम उसके राब्ते में थे। अमृतसर में उसकी मशकूक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा ठकी छुपी नहीं थी। उसकी गर्दन दबोच कर उसे तीसरे दर्जे के बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता तो खाया पिया तक उगल देता। उसके सीने में सिर्फ हमारा राज पोशीदा नहीं था, वो आईबी और जलाल के बहुत से राजों का आमीन था। उनके अहम तरीन ऑपरेशंस में मिडिल मैन का किरदार अदा कर चुका था। सबसे आम बात यह थी कि उसकी तहवील में आईबी से मिला हुआ वो ताकतवर ऑपरेटर्स मौजूद था जो 100 किलोमीटर के हेताई अमल में मवासलाती राब्ते के काम आ सकता था। भारत के खुफिया इदारों के लिए आईबी वालों का वो लासिल की नशरी आला अजनबी नहीं हो सकता था। बिंगू के लिए यह जवाबदेही मुश्किल हो जाती कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ही साथ आला उसकी तहवील में कब, क्यों और कैसे आया। वो ग्रांड होटल से हमारे फरार के असल पस मंजर से बेखबर था, इसलिए वो खतरात उसकी निगाहों से ओझल थे। ग्रांड होटल को भूल जाओ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। 1,500 रुपए की कशिश तुम्हें किसी नादीदा दलदल में ले डूबेगी। ये कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। बिंगू ने मेरी बात पर पूरी तरह ध्यान दिए बगैर कहा, मैंने तुमसे इसीलिए पूछा था कि तुम दिल्ली से कब आए हो। सुना है कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। पिछली रात को रात के 5-6 बड़े अफसर मार दिए गए, किसी को कानों कान भी पता नहीं चला। उसकी जुबान से 5-6 अफसरों के कत्ल का जिक्र सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यह आया कि शायद मेरी वापसी के बाद भी आईबी के तीनों एजेंटों ने अपनी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी थी, जिनके नतीजे में वो तादाद 2 से बढ़कर 5 या 6 तक पहुंच गई थी। ये बात तुमने कहां से सुन ली? मैंने पूरे हैजान लहजे में बिंगू से सवाल किया। अभी तक रेडियो या टीवी पर कोई खबर नहीं आई। सुना है कि सरकार बदनामी से बचने के लिए खबर दबा रही है, लेकिन हर तरफ जबरदस्त अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी एजेंसी हाथ धोकर रहा और उसके नामी ग्रामी अफसरों की तबाही के पीछे पड़ गई है। खबरें दबाई जाती हैं तो अफवाहें इसी तरह फैलती और फूलती फलती हैं। बिंगू के इस बयान में हकीकत का सिरा दूर तक दस्तयाब नहीं था। इतनी बड़ी खबर आसानी के साथ दबाई नहीं जा सकती, मैंने बेयकीनी से कहा। यह सिर्फ अफवाह हो सकती है। इसे जुटलाते हुए मैं खुद अपने अल्फाज का खोखलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि अनिल बिस्वास और नरेश को मैं खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार कर आया था। अफवाहें इतने जोर से गर्दिश में नहीं आती। अमृतसर में हर शख्स यही कहानी सुना रहा है। तुमको इस बारे में ज्यादा मालूम होना चाहिए, उसने नीची आवाज में कहा। वहां कुछ हुआ है तो दिल्ली वालों को मालूम होगा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अंबाला में ठहरा हुआ था, वहां ऐसी कोई अफवाह नहीं थी, मैंने सादगी से जवाब दिया। इस बार हम बंद आईनी पिकअप के बजाय कार से सफर कर रहे थे, इसलिए रास्ते हमारे सामने थे। आसार बता रहे थे कि बिंगू की कार उसके ठिकाने के कुर्बो चवार में पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेरे नथनों में वो बू घुसने लगी जो गायों और भैंसों के बाड़ों के आस पास पाई जाती है। हम लोग बिंगू के महफूज ठिकाने से लम्हा ब लम्हा करीब होते जा रहे थे और वो अपने माहौल से बेपरवाह मेरे साथ उस अफवाह पर बहस में मसरूफ था। एक नाहमवार सड़क और फिर धूल में अटी हुई गली से गुजरने के बाद बिंगू की कार उस वसी अहाते में पहुंच कर रुक गई जहां हमने अपने कदमों से पहली बार भारत की जमीन को छुआ था। वह अहाता अपनी मुख्तसर तामीरात के साथ जूं का तू मौजूद था। अहाते में दाखिले का रास्ता बदस्तूर किसी फाटक या रुकावट से महरूम था। पिछली बार हम वहां पहुंचे तो हमें सरहद पार कराने वाली खस्ताहाल पिकअप से पहले एक पुरानी कार भी खड़ी हुई थी। इस रोज वहां किसी दूसरी गाड़ी का वजूद नहीं था, क्योंकि बिंगू की कहानी के मुताबिक उसकी पिकअप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ी हुई थी। बिंगू हमें अपने साथ लेकर उस मुख्तसर कमरे में पहुंच गया जहां एक बिस्तर और 2 साल खोरदा कुर्सियां नजर आ रही थी। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह अफवाह नहीं है, बिंगू सिलसिला इकलाम जारी रखते हुए कह रहा था। मैं अपने चक्रों में उलझा हुआ था और मुझे तुमसे मिलने की कोई तवक्का नहीं थी, इसलिए मैंने दिल्ली की खबरों पर ध्यान नहीं दिया था। अब मैं बाहर जाऊंगा तो देखूंगा, हो सकता है कि शाम के अखबारों में कोई बात छपी हो। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हें यह तक नहीं मालूम कि तुम्हारे साथी यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम और हम आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मगर हमारी हुकूमतें एक दूसरे के लहू की प्यासी हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाती रहती हैं। तुमको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं 2 रोज पहले दिल्ली से निकला तो वहां खूनरेजी का ऐसा कोई मंसूबा नहीं बन रहा था। इस कदर अहम लोगों को थोक के भाव मारने के लिए बहुत लंबी मंसूबाबंदी, मश्क और महारत की जरूरत होती है। मैं गजाला के साथ कुर्सी पर बैठ चुका था। कमरे में तीसरी कुर्सी ना होने की वजह से बिंगू मसहरी के सिरे पर टिक गया था। जो होना था वो हो गया।
हमको इससे क्या लेना? अब तुम अपने मतलब की बात करो। कल तक तुमको यहीं रुककर इंतजार करना होगा। तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं बीएसएफ वालों से पिकअप छुड़ाने के लिए भाग दौड़ करता हूँ। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारा काम हमारे मतलब से ज्यादा अहम है। मैंने उसके चेहरे पर अपनी निगाहें गाड़ कर कहा, ईमानदारी से बताओ कि मास्टर से तुम्हें ऐसे कामों का क्या मुआवजा मिलता है? वो बहुत नर्म दिल और सखी आदमी है। ये समझ लो कि मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उसने चालाकी से गोल मोल जवाब दिया, शायद तुम्हारे भगवान ने तुम्हारा काम बनाने के लिए हमें यहां भेजा है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मुझे खुलकर बताओ कि हमें अमृतसर पहुंचाने के लिए तुम्हें मास्टर ने कितनी रकम दी थी? यह बात मुझे उससे भी मालूम हो जाएगी। आते हुए गोरी चमड़ी वाली एन कावेल भी तुम्हारे साथ थी। मुझे इस फेरे के 15,000 मिले थे। तुम चाहो तो मेरे ऑपरेटर्स पर कोशिश कर सकती हो। मास्टर मिल गया तो उसी से बात हो जाएगी। वो जो कहे वही दे देना। मैं भी 1 घंटे में अपनी पिकअप छुड़ा लाऊंगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, तुम्हें कुछ रकम पेशगी मिल सकती है। लाओ ऑपरेटर्स निकालो। उसकी तजवीज़ सुनकर मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैं बिंगू की तहवील में ऑपरेटर्स की मौजूदगी से बाखबर था। यह भी जानता था कि उसके जरिए अमृतसर में बैठे बैठे आईबी वालों से बात की जा सकती थी। फिर भी मैं उसे भूला हुआ था। बिंगू ने फेरे की बात करके मुझे उलझन में डाल दिया था, वरना वो सीधा साधा 5,000 रुपए फीकस का हिसाब था। इसकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी कि आदमी 1 हो या 5, उसके लिए सफर की तवालत और खतरात की संगीनी यकसां होती है। बिंगू मसहरी के सिरे से उठा और हमारे कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे के बंद दरवाजे पर जा रुका। इसका मिल जाना हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। गजाला ने उसकी गैर मौजूदगी में धीमी आवाज में कहा, जहन को ढारस से मिल गई है। मैंने एतराफ़ किया, दिल्ली की अफवाहों के बारे में अभी जलाल से पता चल जाएगा। अमली तौर पर हम अभी तक भारत में हैं, लेकिन बिंगू से मिलकर यूं महसूस हो रहा है जैसे हम लाहौर पहुंच चुके हों। गजाला बोली, ये मोहलत किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। अगर बिंगू को पता चल जाए कि दिल्ली की खूनरेजी में हमारा हाथ था तो उसका रवैया बदल जाएगा। अगर इन्होंने हमारी गिरफ्तारी में मदद लेने वालों के लिए कोई बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया तो बिंगू की नीयत भी डावाडोल हो जाएगी। ये पैसे का बड़ा लालची है। बिंगू की इस इलाके में बहुत ज्यादा धाक थी, या फिर वो बहुत ही कंगाल आदमी था कि उसके अहाते में कोई फाटक नहीं था। एक कमरे का दरवाजा गैर मुकफ्फिल रहता था, दूसरे कमरे का मुकफ्फिल दरवाजा भी इतना कमजोर था कि एक लात में अपनी जगह छोड़ सकता था। फिर भी कोई वहां नाजायज तसर्रुफ या चोरी चकारी नहीं होती थी। मेरे लिए यह बात इत्मीनान बख्श थी कि उसने आईबी का मखसूस ऑपरेटर्स बेपरवाही से कहीं नहीं डाला हुआ था, बल्कि एहतियात से मुकफ्फिल कमरे में रखा हुआ था। इसे ऑपरेटर्स पर आईबी के किसी पाकिस्तानी दफ्तर से राब्ते के लिए अपना खसूसी पासवर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत थी। वो पासवर्ड उसके लिए बहुत अहम था, जिसे सीगाए राज में रखना जरूरी था। शायद इसी एहतियात की वजह से उसने अहाते में किसी से राब्ता कायम किया, फिर ऑपरेटर्स को बाएं हाथ में अपने चेहरे के करीब की एक कमरे में आ गया। अब मैं ऑपरेटर्स रघुबीर को दे रहा हूं, ओवर। दूसरी तरफ की पूरी बात सुन लेने के बाद बिंगू ने कहा और ऑपरेटर्स मुझे थमा दिया।